हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपके डाउट्स और आपके जो कमेंट्स थे उसका सॉल्यूशन कि जो ईएसएम का कोर्ट केस था जिसकी हियरिंग कल थी उसके बारे में, और जो कि बीएलएड का जो ऑर्डर रिजर्व था उसका डिसीजन या उसका जो फाइनल जजमेंट है वो आ गया है, उसके बारे में हम दोनों केस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी सारी चीजें, सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से आपके जरूर क्लियर हो जाएंगे। चाहे जेबीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, जो भी हो, और ईएसएम वाले हैं कैंडिडेट्स, और इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ईएसएम वाले का, जो कोर्ट केस है ईएसएम का, उस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो ईएसएम का कोर्ट केस था वो था अनुराग वर्सेस एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़। तो इस केस का नाम क्या था? अनुराग वर्सेस एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ इस केस का नाम था। ठीक है। और ईएसएम का बात करें तो ईएसएम का कोर्ट केस था जो कि रिजर्वेशन को लेके था ईएसएम का। तो उसकी ऑर्डर शीट अपलोड हो गई है, अपडेट हो गई थी। तो क्या लिखा है ऑर्डर शीट में, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें दो पार्टी होती है, एप्लीकेंट्स और रेस्पोंडेंट्स। ये मैंने पहले भी बताया वीडियो में। और इस कोर्ट केस में बस इतना ही हुआ है कि एप्लीकेंट्स को कुछ ऑर्डर दिए गए हैं और रिस्पोंडेंट्स को कुछ ऑर्डर दिए गए हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेंट जिसने केस किया है वो एप्लीकेंट्स हो जाता है और रिस्पोंडेंट्स हो जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़। तो कोर्ट में जो लिखा क्या है कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनके लिए जो ऑर्डर आया है वो कोर्ट ने अलाउ किया है कि भैया आप 2 हफ्ते का समय आपको मिलता है। आप एक रिटन मतलब जो रेस्पोंडेंट्स था उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा और उनको कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया कि भैया आप 2 हफ्ते का समय ले लीजिए और एक रिटन स्टेटमेंट में आप रिप्लाई दे दीजिए। इतना रेस्पोंडेंट्स को मिला और मतलब आप एक फाइल करिए रिटन स्टेटमेंट। और वहीं बात करें, आगे की बात करते हैं, जो एप्लीकेंट का मामला आता है वो कोर्ट केस कवर्ड, जो ये कोर्ट केस का जो मामला है ये ईएसएम वाला, ये किसके अंतर्गत आता है? एक जजमेंट था। कहां का जजमेंट था? जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि 10/2/2020 का मामला था। तो ये इसके अंतर्गत आता है। कौन सा? ईएसएम का केस। जजमेंट कौन था? जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, डेट 10/2/2020 का मामला था ये। और वही बात करें, इस केस का नाम था लक्ष्मण गंगाराम दौदमनी। ठीक है, लक्ष्मण गंगाराम दौदमनी वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। ठीक है, इस केस का नाम था एस वेल एस, इसमें लिखा हुआ एस वेल एस। इसके साथ साथ एक और जजमेंट था, जजमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसके साथ साथ एक और जजमेंट था, कहां का? पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट का, जिसका नाम है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जिस केस का नाम था वो नाम देख लीजिए आप कि दयाराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। दयाराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और 29/1/2013 का मामला था ये। तो इसमें यह कहा गया और इसके बाद कहा गया कि रिस्पोंडेंट्स को कि भैया आप एक इसके जो भी ये मामला है ये कोर्ट के अधीन है, और जो रेस्पोंडेंट्स है आप अपना जो भी डायरेक्शन या जो भी निर्देश चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, और एक रिप्लाई, एक रिटन या स्टेटमेंट रिप्लाई आप जो भी चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो 2 वीक का समय मिला है इनको, किसको? रेस्पोंडेंट्स को, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ को, और कोर्ट ने अलाउ किया है इनको। और वहीं बात करें एप्लीकेंट्स की, तो एप्लीकेंट्स को बोला गया कि ये जो केस है, एप्लीकेंट्स ने कहा कि ये जो केस है ये बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट था जिसका नाम था लक्ष्मण गंगाराम दौदमनी वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा एस वेल एस। इसके साथ साथ जजमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट की हाई कोर्ट के अंदर एक जजमेंट था जिसका नाम है दयाराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये दोनों मामलों के अधीन या दोनों जो जजमेंट थे इसके अंतर्गत आता है, और रेस्पोंडेंट जो है वो इसके तहत डायरेक्शन या निर्देश ले सकते हैं और एक रिप्लाई रिटन स्टेटमेंट भी दे सकते हैं अपना। बाकी इसमें लिखा गया है कि जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे वो इस केस के ओए लिखा होगा, ठीक है, इसके अधीन होगा। इसके अधीन का मतलब यह है कि जो भी इसका फाइनल जजमेंट आएगा वो अप्लाई हो जाएगा उन पर। ठीक है, ईएसएम के जो कैंडिडेट्स हैं। तो पहला ईएसएम का मामला आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए डिस्कस करते हैं बीएलएड का मामला, कि बीएलएड का जो जजमेंट आया है फाइनल वो क्या है। और बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लगभग 7-8 पेज का जजमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आइए डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो जो दूसरा मामला था वो बीएलएड का था। ठीक है, वो बीएलएड का था। बीएलएड वाले इसलिए चले गए भैया कि वहां पे सबसे पहली चीज, इसमें पॉइंट
आप लोगों ने पढ़ा होगा शुरू के पेज में पूरी कहानी लिखी हुई है कि इस दिन डॉक्यूमेंट्स हुआ था और मतलब वेरिफिकेशन हुआ था और फिर बच्चों को बुलाया गया, फिर उनके रिमार्क लिस्ट में लिखा गया कि इनके जो बीएलएड वाले हैं वो इनएलिजिबल हैं, इनके उसमें रिमार्क्स में लिखा गया। और वही बात करें उस कहीं कहीं ये लिख दिया गया कि जो बीएलएड कैंडिडेट्स हैं ये जो इनका इंस्टीट्यूट्स है वो एनसीटी रिकॉग्नाइज नहीं है, ये उनके रिमार्क में लिखा गया था। और उसके बाद ये लोग जो स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट मिलकर एक मतलब केस करते हैं, फाइल करते हैं और उसके बाद सारी सुनवाई होती है। फिर मामला स्टार्ट होता है कि नोटिफिकेशन में सबसे पहली चीज जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कहाँ, सच कहें तो कहाँ मामला थोड़ा सा मामला फंस गया, क्योंकि उन्होंने वॉट एवर नॉन लिख करके लिख दिया था। ठीक है, वॉट एवर नून करके लिख दिया था। डीएलएड तो लिखा था, एलिजिबिलिटी को लेके ये केस था। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी को लेके केस था, एलिजिबिलिटी को लेके केस था। और वहां पे आप देखेंगे तो डीएलएड एंड और वॉट एवर नोन करके इन्होंने लिख दिया था कि 2 ईयर का कुछ भी उसके समकक्ष या उसके बराबर कोई भी डिग्री आप किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो इसी को लेके जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, उन्होंने केस किया था और केस का जो फाइनल आउटकम आया है वो क्या आया है कि इनके पॉजिटिव, इनके हक में ये फैसला सुनाया गया है कि मतलब ठीक है, आप लोग जो केस है वो जीत जाते हैं। तो सबसे पहली चीज यहीं पे फंसता है एजुकेशन डिपार्टमेंट और सुनवाई भी होती है। ठीक है, सुनवाई होती है तो जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं, रेस्पोंडेंट्स यहाँ कौन रहता है? चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट। भाई सुनवाई होती है कोर्ट केस में, लास्ट में सुनवाई करते करते इनके पास कोई भी रिप्लाई नहीं रहता, मतलब कोई भी ऐसी चीज इनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत आप कह लीजिए, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई इनके पास नहीं था कि ये इनको बीएलएड वालों को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर सके। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट थी। जो इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं कहूं तो आपको क्रीम मैटर जो है उसमें मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहला ये था, वट एवर नोन करके उन्होंने लिख दिया था, मामला यहां फंसा। दूसरी बात, रेस्पोंडेंट्स के पास कोई रिप्लाई नहीं था, स्ट्रॉन्ग रिप्लाई नहीं था, जिसकी वजह से ये उनके हक में फैसला आया। वहीं तीसरी बात था, इनके जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स थे वो इन्होंने अपडेट नहीं किए थे। ठीक है, उसमें मेंशन तो था लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये मामला इनके हक में आ गया। तो ये था तीनों, मतलब सच बताऊं तो समरी में आप इतना ही समझिए कि इन्होंने ये एलिजिबिलिटी को लेके ये केस था और कि बीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं, क्योंकि डीएलएड इसके पहले चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बस यही कहा था कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब डीएलएड वाले हैं बस वही एलिजिबल है। लेकिन ये लोग बच्चे कोर्ट केस गए और कोर्ट केस जाकर इन्होंने कोर्ट किया। फाइनली टोटल 8 बच्चे हैं। ठीक है, इसमें बात करें तो टोटल 8 स्टूडेंट हैं, टोटल 8 स्टूडेंट थे। अब कोर्ट केस का मामला जो था वो टोटल 8 स्टूडेंट थे, 8 स्टूडेंट थे और इन्हीं एप्लीकेंट को केवल अलाउ किया गया है। ठीक है, जो ये 8 बच्चे हैं इन्हीं को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ही केस किया था, तो ये बच्चे अलाउ कर दिए जाएंगे, मतलब ये एलिजिबल हो जाएंगे। ये मतलब प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनके पास कि ये इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब पार्टिसिपेट तो किए हैं, इनका डीवी भी हो गया है, हो सकता है इनको एक बार नोटिस देके फिर से डीवी के लिए बुलाया जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये मामला था, बाकी इनके हक में फैसला रहा। ठीक है, पॉजिटिव रहा ये केस बीएलएड वालों का, इनको एलिजिबल कर दिया गया। तो ये मामला था पूरा चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट वर्सेस जो बीएलएड का केस था। वो सभी जो 8 स्टूडेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया था उनको अलाउ कर दिया इन्होंने कि आप एलिजिबल हैं। तो ये था पूरा केस, एक समरी के रूप में बस आपको इतना ही समझना था। बाकी उसमें कहानी लिखी हुई है कि इस तारीख को डीवी हुआ था, इस तारीख को फिर बुलाया गया था, इस तारीख को रिमार्क लिस्ट हुई, फिर बच्चे के इसमें लिखा गया कि ये डीएलएड या मतलब ये इनएलिजिबल हैं क्योंकि इन्होंने बीएलएड किया हुआ है। और फिर एक और रिमार्क्स इसमें लिखा गया था कि ये इनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एनसीटी रिकॉग्नाइज नहीं है। उसके बाद ये बच्चे कोर्ट जाते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं तो उसके बाद सुनवाई होती है। सुनवाई होते होते एक ऐसा स्टेज आता है जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके पास कोई रिप्लाई नहीं रहता, और मतलब स्ट्रॉन्ग रिप्लाई नहीं रहता, जिसकी वजह से जो जजमेंट है, जो फाइनल है, वो जो बच्चे अप्लाई किए एप्लीकेंट्स के हक में आ जाता है। और जो 8 बच्चे हैं, कोर्ट कहती है कि जो 8 बच्चे हैं वो एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये था मामला। बाकी ऑल द बेस्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। मिलेंगे अगले वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।